सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता और भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक थे। वे नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" आज भी हर भारतीय के हृदय में जोश भर देता है। सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकीनाथ बोस बंगाली कायस्थ थे और कटक शहर के प्रसिद्ध वकील थे। काफी समय तक वे सरकारी वकील रहे। बाद में उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू की और लंबे समय तक कटक महापालिका में काम किया। वे विधानसभा के सदस्य भी रहे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर का खिताब दिया। उनकी पत्नी प्रभावती एक धार्मिक महिला थी। प्रभावती और जानकीनाथ की कुल 14 संतानें थीं, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष उनकी 9वीं संतान थी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ। सुभाष बचपन से ही अत्यंत मेधावी थे। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कटक से प्राप्त की। मात्र 15 वर्ष की आयु में सुभाष ने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण की। आगे की पढ़ाई उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से प्राप्त की। पिता की इच्छा थी कि सुभाष ICS बने। पिता की इच्छा का पालन करते हुए 15 सितंबर 1919 को वे इंग्लैंड चले गए। ICS की परीक्षा की तैयारी के लिए लंदन में उन्हें दाखिला नहीं मिला, तो किसी तरह से सुभाष ने किट्स विलियम हॉल में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान की ट्राई पास ऑनर्स की परीक्षा हेतु प्रवेश ले लिया। इससे उनके रहने व खाने की समस्या हल हो गई। 1920 में उन्होंने वरीयता सूची में 4था स्थान प्राप्त किया। सुभाष महर्षि दयानंद सरस्वती और अरविंद घोष के आदर्शों से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपने भाई शरद चंद्र को पत्र लिखकर उनकी राय जाननी चाहिए कि ICS बनकर उन्हें अंग्रेजों की नौकरी करनी पड़ेगी, तो वह अंग्रेजों की गुलामी कैसे कर पाएंगे। यह पत्र जब उनकी माताजी ने पढ़ा तो उन्होंने लिखा कि बेटा सुभाष, तुम्हारे पिता, परिवार के लोग या अन्य कोई कुछ भी कहे, मुझे तुम्हारे इस फैसले पर गर्व है। मां का ऐसा जवाब पाकर सुभाष ने 22 अप्रैल 1921 को ICS से त्याग पत्र दे दिया और जून 1921 में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान में ट्राई पास ऑनर्स की डिग्री प्राप्त कर स्वदेश लौट आए। भारत आने के बाद रविंद्रनाथ ठाकुर की सलाह से सुभाष 20 जुलाई 1921 को महात्मा गांधी से मिलने मुंबई चले गए। उन दिनों बंगाल में दास बाबू गांधी जी के असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। गांधी जी ने सुभाष को कोलकाता में दास बाबू के साथ काम करने की सलाह दी। सुभाष कलकत्ता में दास बाबू के साथ असहयोग आंदोलन में सहयोग करने लगे। महात्मा गांधी जी ने 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। विधानसभा के अंदर से अंग्रेज सरकार का विरोध करने के लिए दास बाबू ने 1922 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। महापालिका के चुनाव में स्वराज पार्टी जीत गई और दास बाबू कलकत्ता के महापौर बन गए। उन्होंने सुभाष को महापालिका का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बना दिया। सुभाष ने अपने कार्यकाल में कोलकाता महापालिका के काम करने का तरीका ही बदल डाला। कोलकाता में जितने भी मार्गों के अंग्रेजी नाम थे उन्हें बदलकर भारतीय नाम दे दिए। स्वतंत्रता संग्राम में प्राण न्योछावर करने वालों के परिवारजनों को महापालिका में नौकरी देने लगे। इससे सुभाष चंद्र बोस बहुत जल्दी देश के महत्वपूर्ण युवा नेता बन गए। 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया तब कांग्रेस ने उसे काले झंडे दिखाए। कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। साइमन कमीशन को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भारत का भावी संविधान बनाने का काम 8 सदस्यीय आयोग को सौंपा। मोतीलाल नेहरू इस आयोग के अध्यक्ष और सुभाष चंद्र बोस उसके एक सदस्य थे। 1928 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की। उसी वर्ष कलकत्ता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार
सुभाष चंद्र बोस ने खाकी गणवेश धारण करके मोतीलाल नेहरू को सैन्य तरीके से सलामी दी। इस अधिवेशन में गांधी जी अंग्रेज सरकार से पूर्ण स्वराज की मांग करने की बजाय अंग्रेज सरकार से डोमिनियन स्टेटस मांगने की बात कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज मांगने पर डटे हुए थे। अंत में गांधी जी की इच्छा अनुसार तय किया गया कि अंग्रेज सरकार को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए 1 साल का समय दिया जाए। अगर 1 साल में अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की तो तब कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग करेगी। 1 साल बाद भी अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की। 1930 में लाहौर में होने वाले वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। उनकी अध्यक्षता में यह तय किया गया कि 26 जनवरी 1931 का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1931 को कलकत्ता में राष्ट्रध्वज फहराकर सुभाष चंद्र बोस ने एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व किया। पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज करके घायल कर दिया और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। तब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से समझौता कर सब कैदियों को रिहा करवा दिया। लेकिन अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया और भगत सिंह व उनके साथियों को फांसी दे दी गई। भगत सिंह और उनके साथियों को बचाने के लिए महात्मा गांधी और कांग्रेस ने अंग्रेज सरकार पर दबाव नहीं डाला। इससे सुभाष चंद्र बोस गांधी और कांग्रेस से बहुत नाराज हो गए। 1932 में सुभाष को फिर से कारावास हो गया। उन्हें अल्मोड़ा जेल में रखा गया। अल्मोड़ा जेल में उनकी तबीयत खराब हो गई। चिकित्सकों की सलाह पर सुभाष चंद्र बोस इलाज के लिए यूरोप चले गए। लंबे इलाज के दौरान 1934 में उन्होंने अपने जीवन पर पुस्तक लिखनी शुरू की। पुस्तक टाइप करने के लिए एमिली शेंकल नाम की एक ऑस्ट्रेलियन महिला को अपॉइंट किया गया। इस दौरान सुभाष एमिला की ओर आकर्षित हुए और उन दोनों ने हिंदू पद्धति से प्रेम विवाह कर लिया। 1942 में एमिली और सुभाष की एक पुत्री हुई। उन्होंने उसका नाम अनीता रखा। अपने पिता के परिवारजनों से मिलने अनीता भारत आती जाती रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में सहायता मांगने जापान चले गए और जापान से सिंगापुर में उन्होंने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। इस फौज के भारतीय सैनिकों ने सुभाष को नेताजी की उपाधि दी। उन्होंने अपने सैनिकों को प्रेरित करते हुए कहा, दिल्ली चलो। उनके नेतृत्व में आगे कुछ होता उससे पूर्व एक दुर्घटना हो गई। 18 अगस्त 1945 को जापान के ताइपे से वे मित्सुबिशी के K-21 बम वर्षक विमान में सवार होकर मंचूरिया जा रहे थे। रास्ते में ही वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में सुभाष चंद्र बोस 3rd डिग्री बर्न के शिकार हो गए और वे कोमा में चले गए। रात 9 से 10 बजे के बीच उनका निधन हो गया। उनकी मृतदेह किसी ने भी नहीं देखी और न ही उनकी मृत्यु के साक्ष्य की कोई तस्वीर सामने आई। इसलिए भविष्य में उनकी मृत्यु को लेकर रहस्य बने रहे। कुछ लोगों का मानना है कि वे उस दुर्घटना में मरे नहीं थे। भारत की आज़ादी का वह समय राजनीतिक उथल पुथल का चल रहा था। सोचने वाली बात यह थी कि यदि वे जीवित थे तो किन कारणों से उन्होंने गुमनामी का जीवन यापन किया। इसका जवाब आज तक नहीं मिला। कोई कुछ बता नहीं पाया या बताने से कुछ बदलने वाला नहीं था। खैर, सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे निडर और क्रांतिकारी नेताओं में से एक थे। उनका जीवन, त्याग, साहस और बलिदान एक मिसाल है। वे आज भी भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्हें हमारा नमन है। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।